खोजकर्ताओं में से एक और यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाजों का कमांडर था, जो केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचा। इन्होंने केवल यूरोप से भारत तक आने वाले जलीय मार्ग की खोज की, न कि भारत की, क्योंकि भारत तो यूरोप से भी पुरानी सभ्यता है, जहां पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी सभ्यता विकसित हो चुकी थी। अतः भारत पहले से ही मौजूद था। वास्को द गामा जहाज द्वारा 3 बार भारत आया। उसकी जन्म की सही तिथि तो अज्ञात है, लेकिन यह माना जाता है कि वह 1490 के दशक में साइन, पुर्तगाल में एक योद्धा था। वास्को को भारत का समुद्री रास्तों द्वारा अन्वेषक के अलावे अरब सागर का महत्वपूर्ण नौसेनानी और ईसाई धर्म के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। उसकी प्रथम और बाद की यात्राओं के दौरान लिखे गए घटनाक्रम को 16वीं सदी के अफ्रीका और केरल के जनजीवन का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। आरंभिक जीवन संपादित करें। वास्को द गामा का जन्म अनुमानतः 1460 में 1 या 1469 में साइंस, पुर्तगाल के दक्षिण पश्चिमी तट के निकट हुआ था। इनका घर नोसा सेन्होरा दास सलास के गिरिजाघर के निकट स्थित था। तत्कालीन साइंस, जो अब अलेंतेजो तट के कुछ बंदरगाहों में से एक है, तब कुछ सफेद पुत्ती, लाल छत वाली मछुआरों की झोपड़ियों का समूह भर था। वास्को द गामा के पिता एस्टवाओ द गामा 1460 में ड्यूक ऑफ विसियू, डॉम फर्नांडो के यहाँ एक नाइट थे। 3 डॉम फर्नांडो ने साइंस का नागर राज्यपाल नियुक्त किया हुआ था। वे तब साइंस के कुछ साबुन कारखानों से कर वसूलते थे। एस्टवाओ द गामा का विवाह डोना इसाबेल सौदरे से हुआ था। 4 वास्को द गामा के परिवार की आरंभिक जानकारी अधिक ज्ञात नहीं है। पुर्तगाली इतिहासकार टेक्सिएरा द अरागाओ बताते हैं कि आबोरा शहर में वास्को द गामा की शिक्षा हुई, जहां उन्होंने शायद गणित एवं नौवहन का ज्ञान अर्जित किया होगा। यह भी ज्ञात है कि गामा को खगोलशास्त्र का भी ज्ञान था, जो उन्होंने संभवतः खगोलज्ञ अब्राहम ज़क्यूतो से लिया होगा। 5 1492 में पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने गामा को सेतुबल बंदरगाह, लिस्बन के दक्षिण में भेजा। उन्हें वहां से फ्रांसीसी जहाजों को पकड़कर लाना था। यह कार्य वास्को ने कौशल एवं तत्परता के साथ पूर्ण किया। वास्को द गामा अनुरोध किया, लेकिन जॉन को ऐसा संभव नहीं लगा। टैंजियर दूर था और अधिक सुरक्षित था। जॉन की मृत्यु के बाद हेनरी का भाई एडवर्ड सबसे बड़े का राज्याभिषेक 1433 में हुआ। काफी अनुरोध के बाद हेनरी को टैंचे पर आक्रमण की अनुमति मिल गई, लेकिन नौसैनिकों के समय पर न पहुंचने के बावजूद हेनरी बची खुची 7000 की सेना लेकर टैंजियर 1437 में पहुंच गया। जैसा कि प्रत्याशित था, उसे हार का मुंह देखना पड़ा। उसके सेनापतियों ने वापस निकलने की कीमत स्यूटा को मोरक्कन हाथों में सौंपने की बात की। हेनरी को ये मंजूर नहीं था। वो अपने भाई फर्डिनांड को बंधक के रूप में रखाया। फर्डिनांड जेल में मर गया। इसी बीच इस्तांबुल पर उस्मानी तुर्कों का अधिकार मई 1453 में हो गया। तुर्क सुन्नी मुस्लिम थे और इस तरह यूरोपियों के पूर्व के व्यापार का रास्ता संपूर्ण रूप से मुस्लिम हाथों में चला गया। वेनिस और इस्तांबुल के बाजारों में चीजों के भाव बढ़ने लगे। इसके बाद स्पेनी और पुर्तगाली और इतालवी शासकों को पूर्व के रास्तों की सामुद्रिक जानकारी की इच्छा और जाग उठी। पूर्व के रास्ते प्रथम प्रयास संपादित करें। 1487 में बार्तोलोमेयो दियास का यात्रा मार्ग 13वीं सदी में मार्को पोलो मंगोलों के साम्राज्य होते हुए चीन तक पहुंच गया था। उसने लौटने के बाद अपने जेल के साथी को बताया कि हिंदुस्तान पूर्व में है। सन 1419 में वेनिस के निकोलो द कोंटी ने अरबी और फारसी सीखी और अपने को मुस्लिम व्यापारी भेष में छिपाकर भारत की खोज में निकल पड़ा।
उसने 25 सालों तक पूर्व की यात्रा की, भारत पहुंचा और कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिनमें भारत के पत्तनों पर चीन से बड़े जहाजों का आने की घटना एकदम अप्रत्याशित थी। सन 1471 में अंततः टैंजियर पर पुर्तगाली अधिकार हो गया, लेकिन हेनरी सन 1474 में मर गया। पुर्तगाल के अब राजा जॉन ने डिएगो केओ को अफ्रीकी तटों पर यात्रा करने के लिए भेजा। केओ ने 1482 में कांगो की सफल यात्रा की और वहां एक शिला स्थापित की। सन 1484 में जब वो लौटा तो उसका बहुत स्वागत हुआ और उसे नोबल सामंत की पदवी दी गई। एक बार पुनः अपने लक्ष्य की खोज में निकले डिएगो ने सन 1486 में डिएगो ने नामीबिया तक की यात्रा की। यह अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु से सिर्फ 800 किलोमीटर उत्तर में था, लेकिन लौटते समय वो कांगो में प्रेस्टर जॉन को ढूंढने निकला और फिर उसका कोई पता नहीं चला। यूरोप में प्रचलित भ्रांतियों में से एक ये भी थी कि पूर्व में कहीं एक प्रेस्टर जॉन नाम का राजा रहता है जो ईसाई है और अपार संपत्ति का मालिक है। पुर्तगालियों को भरोसा था कि ये राजा भारत या पूर्वी अफ्रीका का राजा है। इसका पता लगाने के लिए पुर्तगालियों के राजा जॉन ने 2 गुप्तचरों को पूर्व की जमीनी यात्रा पर भेजा, लेकिन जेरूशलम पहुंचने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि अरबी सीखे बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। वे लौट गए। इसके बाद मई 1487 में पेरो दा कोविल्हा और अफोंसो द पेवा को गुप्त यात्रा पर भेजा। वे मिस्र में सिकंदरिया और काहिरा पहुंच गए। उनमें से पेरो अदन, लाल सागर होते हुए कालीकट भारत पहुंच गया। व्यापार और मार्गों को उसने निरीक्षण किया और काहिरा लौट गया। वहां उसे 2 पुर्तगाली यहूदियों से मुलाकात हुई जो राजा जॉन ने भेजा था। जानकारियों का आदान प्रदान हुआ और कोविल्हा दक्षिण की ओर इथियोपिया चला गया। वहां से वो लौटना चाहता था, लेकिन उसके विश्व ज्ञान को देखकर राजा सिकंदर ने अपना सलाहकार नियुक्त किया और बाद में पुर्तगाल भेजने का वादा किया। लेकिन वो जल्दी मर गया और उसके बेटे ने उसकी ये कामना पूरी नहीं की। कोविल्हा वहीं पर बस गया। सन 1526 के किसी पुर्तगाली मिशन ने बाद में पाया कि कोविल्हा इथियोपिया में तंदुरुस्त, सफल और स्वस्थ अवस्था में था। उसने वहीं शादी कर ली और 74 वर्ष की आयु में मरा। सन 1487 के अगस्त महीने में ही पुर्तगाली राजा ने बर्तोलोमेओ डियास या डियाज नाम के नाविक को अफ्रीका का चक्कर लगाने के लिए भेजा। वो पहला यूरोपियन नाविक था जो दक्षिणतम अफ्रीका के तट उत्तमाशा अंतरीप के पार पहुंचा, लेकिन भयंकर समुद्री तूफान से परास्त होकर वापस लौट गया। लेकिन उसके पश्चिम से पूरब की तरफ जा सकने से यह साबित हो गया कि अफ्रीका का दक्षिणी कोना है और दुनिया यहीं खत्म नहीं हो जाती जैसा कि पहले डर था। इसी बीच राजा मैनुएल ने भारत के लिए एक 4 नौकाओं वाले दल का विचार रखा। इस दल का कप्तान गामा को चुना गया। कई लोग इससे चकित थे क्योंकि आसपास की लड़ाइयों के अलावे गामा को किसी बड़े सामुद्रिक चुनौती का अनुभव नहीं था, लेकिन अनुशासित और राजा के विश्वस्त होने के कारण उसे नियुक्त कर लिया गया।